रेस्टिंग स्टेट में ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं। देन मैकेनिकल ट्रांसडक्शन, दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज बोन रीमॉडलिंग। हियर बेसिकली बोन के ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स अपन अप्लाई कर रहे होते हैं उसकी वजह से जो बोन में चेंजेस आते हैं। जैसे कि किसी बोन को अपन एक्टिवली ज़्यादा उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी मूवमेंट में, तो उस पर जो मैकेनिकल फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें उस बोन में स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। बट एस्ट्रोनॉट्स के केसेस में ऐसा होता है कि उनको ग्रेविटी फेस नहीं करनी पड़ती, तो उन केसेस में ऐसा होता है कि बोन काम नहीं आ रही होती है, तो बोन में वहाँ रीअब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है। तो जो ये रीअब्जॉर्प्शन का और जो बोन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है, इनको अपन बोन रीमॉडलिंग या मैकेनो ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम केस देखेंगे जब हम मैकेनिकल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये बोन कैसे फॉर्मेशन या फिर बोन की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे बढ़ेगी। जैसे किसी बोन पे हमने किसी एरिया पे अपन स्टिमुलस दिया तो उसकी वजह से बोन में लेक्यूले होते हैं और कैनालिकुले होते हैं, ये स्पेसेस होते हैं जिनमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो जैसे ही किसी बोन के ऊपर हमने स्टिमुलस दिया तो जो कैनालिकुले है उनमें से इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ से फ्लो करने लग जाएगा, मतलब वहाँ से निकल के वो जहाँ स्टिमुलस दिया है उस साइड मूव करेगा। तो इस मूवमेंट को अपन ने एक ट्रांजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह देखना है। तो जो ऑस्टियोसाइट्स हैं वो इसको एक ट्रांजिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरह देखेंगी और रिकॉग्नाइज करेंगी थ्रू सीलिया। यहाँ जो सीलिया है वो जो बॉडी की अदर सीलिया होती है उनमें से फर्क ये है कि जो यहाँ वाली सीलिया है वो नॉन मोटाइल होती है, बस ये एक ऑस्टियोसाइट की सरफेस पे पड़ी है और जब इनके ऊपर से ये फ्लूइड फ्लो करता है तो इस फ्लूइड के मूवमेंट को वो रिकॉग्नाइज करके और इसका एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन होता है। तो जैसे ही फ्लूइड मूवमेंट करेगा ये एक्टिवेट हो जाएंगे और एक्टिवेट होकर इनके ऊपर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री अंदर होगी और ये कुछ सब्सटेंस या कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करेंगी जो जाके ऑस्टियोप्रोजेनेटर्स और ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके और बोन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे। ये वो केस हो गया जब हम किसी बोन पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। अगला केस आएगा जैसे अपन बोन को यूज नहीं कर रहे हैं, कोई बोन एक्टिवली मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है और वो अपन देखेंगे ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी के थ्रू। यानी हम दोनों चीज़ें यहाँ एक साथ कंक्लूड कर लेंगे कि कैसे ऑस्टियोक्लास्ट काम करती हैं। तो मैंने यहाँ बना रखा है डायग्राम, ये बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है और ये वो बोन का पार्ट है जो हमें रीअब्जॉर्ब करना है, जो अभी काम में नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से जो मिनरल्स हैं जो बॉडी को जरूरत और जगह है यहाँ से निकाल के जैसे कैल्शियम वगैरह होगी तो हम वहाँ देंगे उनको ताकि वो मोर इंपॉर्टेंट जो काम होने हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, इसमें एनाटॉमिकली 3 जोन होते हैं, एक होता है रफर्ड जोन, एक होता है क्लियर जोन और एक होता है बेसोलेटरल जोन। बेसोलेटरल जोन वो है जहाँ से जो मटेरियल हमें एक्सोसाइटोस करना है, जो डाइजेस्ट हुआ हुआ मटेरियल है वो निकलता है। क्लियर जोन है जो बोन की बाउंड्रीज को मार्क करता है जहाँ रीअब्जॉर्प्शन होना है, और जो रफर्ड बॉर्डर है वो सरफेस है इस ऑस्टियोक्लास्ट की जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है बोन के, जो रीअब्जॉर्प्शन में जाएगी। अब हम यहाँ मैकेनिज्म देखेंगे कि एक H2CO3 जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट होता है ऑस्टियोक्लास्ट में, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रस सेकंड, उसके प्रेजेंस में HCO3- और H+ में टूटेगा। ये H+ आगे जाके H+ प्रोटॉन पंप के थ्रू H+ आएगा इस बोन की सतह पे जहां रीअब्जॉर्प्शन होना है। ये HCO3- निकल के उसकी जगह Cl- की एंट्री होगी, ये Cl- इस H+ के साथ मिलकर HCl बनाएगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि बॉन्ड रीअब्जॉर्प्शन में और डिसोल्यूशन में हेल्प करेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कि जब ये बॉन्ड का जो मिनरल या फिर जो हार्ड कंटेंट है, जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है, उसको HCl डीमिनरलाइज कर देगा। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंटेंट बचा हुआ बॉन्ड का, वो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं जिसको अपन मेटेलोमेट्रिक्स प्रोटीएजेस बोलते हैं, जिसमें कि जिलेटिनेज प्रोटीएज ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को या जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक बोन में उनको सबको एक एक करके डिजनरेट कर देंगे और जो सारा डिजनरेटेड कंटेंट है उसको बेसोलेटरल जोन से अपन एक्सोसाइटोस कर देंगे। ये वाला काम अपन ऑस्टियोक्लास्ट की हेल्प से करते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को भी अपन को रेगुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवली हमेशा एक्टिव रहेंगे तो ऐसा होगा कि कोई बोन स्ट्रेंथन हो ही नहीं पाएगी, कोई बोन से स्ट्रक्चर अपना मेंटेन कर ही नहीं पाएगी। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है उसको अपन रेगुलेट करते हैं, वो करते हैं अपन ऑस्टियोक्लास्ट की हेल्प से। ऐसा होता है कि ऑस्टियोक्लास्ट बॉडी में जो स्टिमुलस मिलने वाले हैं, जो हार्मोन है, उनके बेसिस पे 2 कंपाउंड सीक्रेट करता है, रेनकैल और ओपीजी। ये ऑस्टियोब्लास्ट से निकलने वाले 2 फैक्टर हैं। जब बॉडी में पैराथॉर्मोन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है, यानी बॉडी की हार्मोन पैराथॉर्मोन के थ्रू वो स्टिमुलस देना चाहेगा कि अपन को ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट करना है कि नहीं करना है, तो पीटीएच या पैराथॉर्मोन जब आएगा बॉडी में, जब ब्लड में इसका सर्कुलेशन में अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ये ऑस्टियोब्लास्ट को जाके स्टिमुलेट करेंगे और ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करेगा रैंक एल। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है उन पे रैंक रिसेप्टर होते हैं, ये रैंक रिसेप्टर होते हैं, तो इन पे रैंक एल जाके जब बाउंड होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाएगा और ये सारे काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब बॉडी में अपन को बॉन्ड को रीअब्सॉर्ब नहीं करवाना, तो जैसे ईस्ट्रोजन जैसे कुछ हार्मोन होते हैं जिनकी अमाउंट ब्लड में बढ़ जाती है, तो जो ईस्ट्रोजन होगा
वो ब्लड में ज़्यादा होगा तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो गया और एक ओपीजी ये फैक्टर स्टिमुलेट सिक्रीट करेंगी। ये ओपीजी एक कम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है रैंकल के लिए, यानी कि उससे कम्पीट करेगा और इस पे जाके बाउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से रैंकल उस पर बाउंड नहीं हो पाएगा और ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा बाउंड। तो ये हमने देखा कि कैसे ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू वेरियस हार्मोन्स।